नमस्ते दर्शकों, और मैं शिखा लाल, फिजियोथेरेपिस्ट, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे इस सीरीज में जिसका नाम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में है। ये जो जोड़ों का दर्द या जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है आर्थराइटिस का। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ये होता है वेयर एंड टेयर आपके जॉइंट का। देखिए, अगर हम कंपेयर करें जो लोग आईटी सेक्टर या जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो लोग एक्टिव हैं, जो जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, आजकल मैराथन का बहुत ही बड़ा एक दौर आया है, मैराथन में लोग बहुत जाते हैं, तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आप कम देखोगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप नहीं देखोगे, आप देखोगे, लेकिन वो कहाँ देखोगे? जहां उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, वो अपने आप को ट्रेन ठीक नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को किसी गाइडेंस के थ्रू अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे, या उनका जो ट्रेनर है उनको उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे। तो आपको एक्सरसाइज, आपको फिटनेस लवर बनना है, बल्कि आपको फिटनेस फ्रीक नहीं बनना है। तो फिटनेस लवर और फिटनेस फ्रीक में बहुत फर्क है। तो एज एन एडिक्शन किसी चीज को नहीं लेना है। मेरा एग्जाम्पल इसमें बहुत बढ़िया है कि अगर आपको साइकिलिंग करनी है, सपोज फॉर 1 आवर, and do it as per your schedule, don't go beyond। इतना एक्टिव होने के बावजूद भी उन्हें क्यों हो रहा है? आई थिंक वो अब ये समझ जाएंगे कि ओवर यूज की वजह से जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से भी हमारे जॉइंट में पेन आ सकता है। सो डॉक्टर जुल्फी, अब मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आर्थराइटिक पेन है, जोड़ों का दर्द जिसके बारे में आज हम बात करें, इसका हमारे जेंडर से, एज से, डाइट या एक सिंपल थिंग जैसे कि वेदर है, इससे ये कैसे रिलेटेड और इफेक्ट होता है? बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो आपने पहली बात बोली, डाइट, हमारे डाइट में भी आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्रोमाइजेस, जो कि आपको पता ही है, जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो या सिटी लाइक गुड़गांव में रहते हो, यहाँ पे खाने की वो क्वालिटी नहीं है। सो खाने की क्वालिटी का मतलब मेरा ये है कि बैलेंस डाइट होना। बैलेंस डाइट मीन्स ये नहीं कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं अच्छी चीजें खा रहा हूँ। नो, बैलेंस डाइट इज आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी बॉडी की, वो आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। जैसे कि आपको प्रोटीन चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट विटामिन चाहिए, जैसे विटामिन डी, B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, या तरह तरह की और चीजें चाहिए जो आप अपने अच्छे खाने से ले सकते हैं। और अगर वो आपको वो क्वालिटी खाना नहीं मिलता है, उस तरह की चीज आपको नहीं मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मसल्स वीक होना, आपके बोन्स, जॉइंट्स वीक होना हो ही सकता है, और वो आपका रोल प्ले करेगा आर्थराइटिस में। एंड सेकंड, जो आपने चीज बोली थी कि जेंडर का क्या इसमें है, जेंडर का भी इसमें है कि हमने मेजरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा है वो हमने फीमेल्स में देखा है देन मेल्स। एक तो इसका ये रीजन है, मेल्स बाय बॉर्न थोड़े से उनकी जो फिजिकल बिल्डअप होती है वो स्ट्रांग होती है, जो हमें मानना है। जो एंड फीमेल्स की कुछ अच्छी चीजें होती है वो भी हमें मानना है, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड उनका जो तरीका होता है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बेटर होती है मेल से। सो सेम टाइम में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि फीमेल्स को आर्थराइटिस क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये ज्यादा मोस्टली घरों में रहती है, या अगर ये ऑफिस भी जाती है तो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की तरफ होती है। तो मैंने मोस्टली देखा है हमारे कल्चर में 90% लेडीज जो वर्किंग लेडीज है, बट स्टिल दे परफॉर्म बोथ जॉब्स, वो दे परफॉर्म द जॉब एट ऑफिस एंड एट द सेम टाइम वो जब घर आते हैं, घर में खाना, सारी चीजें उनको ही देखनी है। तो कभी कभार उनका भी जो ओवर स्ट्रेन होना एक रीजन बनता है उनको आर्थराइटिस डेवलप होने का। और मेजरली मैंने पेशेंट का देखा है, उनके जब भी मैं उनकी हिस्ट्री देखता हूँ तो हमेशा वो ओवरबर्डन रहते हैं, ओवर स्ट्रेस रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी लैक ऑफ एक्सरसाइज, उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो जाके कोई एक्सरसाइज करे। तो जेंडर बेस्ड भी इसलिए ये फीमेल्स में इसलिए आपको ज्यादा मिलता है। देन आपने और एक चीज बोली थी थर्ड की वेदर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आर्थराइटिस की बात हम करें, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर इसमें कोई डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोजर होता है, या आपकी वेदर जो है वो बहुत ही, जैसे विंटर्स में यहाँ बहुत सर्द होता है, हमारे यहाँ गुड़गांव में बहुत ठंड होती है, तो आपके जोड़ों का दर्द जो है वो प्रवोक हो जाता है, आपको काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और समर्स में ये तकलीफ आपको नहीं होती है। और हमारे पास पेशेंट्स भी विंटर्स में जोड़ों के दर्द के ज्यादा आते हैं। एंड सेकंड, कभी बार आपके
जैसे मानसून में भी पेन ज्यादा उठती है। तो ये कोल्ड और हॉट वेदर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिनको भी आर्थराइटिक चेंजेस है, मैं उनको, मेरा सुझाव है उनके लिए कि वो हमेशा कोशिश करें कि अगर उनको ज्यादा परेशानी रहती है विंटर में, दे कैन गो टू गोवा सम हॉटर प्लेसेस, दे मस्ट फील बेटर देयर। तो इस तरह का ये जो आपके जो 3 सवाल आपने पूछे, इनका मेरे ख्याल से ये एक तरीका है कि जहां पे हम अपना इसको देख सकते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर कि फीमेल बहुत ओवरवर्क्ड होती हैं और दोनों घर और बाहर संभालना होता है। तो मेरे दर्शकों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर अपने फीमेल आपके घर में जितने भी फीमेल्स हैं, चाहे वो मदर हैं, सिस्टर हैं, पार्टनर हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको दर्द ना हो, दर्द कम हो, उनको उनकी देखभाल करें, उनके काम में अपना हाथ बताएं। सर नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आर्थराइटिस है, जैसे कि इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं जिसकी वजह से आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, जब आप एक पेशेंट से मिलते हैं तो आप उन्हें बता पाते हैं कि ये अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज है, ये माइल्ड है या सिवियर है। तो अगर इसमें भी कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? yes. जो कि हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके 4 प्रकार के स्टेज होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस। स्टेज नंबर 1 आपका घुटनों का हल्का अफेक्ट होना, जो कि कभी बार हमारे एक्सरे में, एमआरआई में शायद दिख सकता है, बट एक्सरे में उतना दिखता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें कभी कभार जब हम ओवर एक्सर्ट ज्यादा होते हैं, कहीं लंबी स्टैंडिंग हो गई, ज्यादा चलना हुआ, ब्रिस्क वॉक किया या थोड़ा सा रन किए, तो थोड़ी सी तकलीफ होने लगी उसमें। तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो स्टेज 1 से संघर्ष कर रहे हैं। स्टेज नंबर 2 जो है इसकी, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की है, वो है कि आपका पार्शियली थोड़ा सा वेयर एंड टियर होना शुरू होना। दैट इज आपकी जो प्रॉब्लम है वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% बढ़ी हुई है, जिसमें कि पेशेंट को ये सीढ़ी चढ़ने में या थोड़ा सा 10-15 मिनट ज्यादा चलने से भी उनको तकलीफ होती है। और कभी कभार उसको बैठ के खड़ा होने में, अगर वो लंबा बैठते हैं, खड़ा होते हैं, उसको तकलीफ होती है। तो हमें समझना चाहिए कि ही हैज एन ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 2, जो कि एक्सरे में भी थोड़ा दिखेगा और हमारे में तो पक्का दिखेगा। देन वी हैव स्टेज नंबर 3, जिसमें आपकी आर्थराइटिस जो है वो काफी प्रोनाउंस हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और आपको आप वही जो चीज आपको खड़े होने में, चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में होती थी, अब वो आपको थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा मूवमेंट करने में या बैठ के उठने में या उठ के बैठने में या कहीं पे भी जहाँ नी की ज्यादा बेंडिंग हो रही है, नी पे स्ट्रेस आ रहा है, आपको दर्द होने लगता है। और कभी कभार जरूरी नहीं आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, तब भी आपको पेन और स्वेलिंग दिखती है, और आपकी एमआरआई एक्सरे में तो आपको क्लियर ही दिख जाएगा। और लास्ट जो हमारी स्टेज है, दैट इज स्टेज नंबर 4। अब आपकी वेयर एंड टियर तो पूरी 75% उसमें हुई थी, इसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली पूरी 100% की तरफ हो जाते हो, और आपकी आर्थराइटिस के साथ अब आपका जॉइंट का टेढ़ा होना, डिफॉर्मिटी होना। तो मोस्टली वैरस घुटने की हम बात करेंगे, इसमें एक वैरस डिफॉर्मिटी होती है अंदर की तरफ, जिसको हम बो लेमन लैंग्वेज में हम बो नीज कहते हैं। तो बो नीज की तरफ जाता है, और कभी कभार कुछ पेशेंट्स का ये नॉक नीज की तरफ भी जाता है, जहां पे हमने काफी ध्यान रखना है और हमने इसको एड्रेस करना ही करना है। तो उसमें पेशेंट्स को चलने में भी तकलीफ होती है और नहीं चल पाते हैं, और कभी कभार वो ऑप्ट करते हैं, अगर उनको फिजियोथेरेपी से या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है, तो वो सर्जरी की तरफ भी, जैसे नी रिप्लेसमेंट हुई, उसकी तरफ भी देखते हैं। थैंक यू डॉक्टर ज्योति। अब जैसे सर ने बताया तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि कैसे हम एल्डरली जो लेडीज होती है उनमें हम देखते हैं कि उनके घुटने बाहर की तरफ मुड़े हुए, और जब उनसे बात करो तो कहते हैं कि बहुत सालों से ये दर्द है मुझे और अब चला भी नहीं जा रहा है। तो मतलब कि धीरे धीरे डेवलप होता है और एक स्टेज पे आके डिफॉर्मिटी में भी आ सकता है। तो सर जैसे कि अब हमारे देश में, हमारा पूरा देश, जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया है, तो पूरे देश में जागरूकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, क्या महत्व है, और ये कब हम स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पे ही करना चाहिए, उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं? तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं।
इस सवाल के लिए तो मैं पहले अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का थैंक यू बोलना चाहूंगा कि द वे ही हैज डिस्क्राइब्ड द फिजियोथेरेपी, और मैंने वो स्पीच सुनी 40 मिनट्स उसने जो फिजियोथेरेपी के बारे में बोला, दैट फिजियोथेरेपी इज द symbol of hope, is a symbol of resilience and it is a symbol of recovery. तो मुझे लगता है कि कोई इवन फिजिकल थेरेपिस्ट भी उस अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये जो आपका जो सवाल है कि जो फिजियोथेरेपी का जो एक रोल आया है आजकल के टाइम में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे पेशेंट्स के लिए। जहां पे कि हमारे पहले क्या होते थे कि आर्थराइटिस में हम या तो पेन किलर या तो हम सर्जरी की तरफ देखते थे, बट आजकल के टाइम में हम इनफैक्ट हमारे पास पेशेंट आते हैं नॉट स्टेज 1 स्टेज 2, इवन स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। और मेजरली मैंने देखा है कि हमारे जो इंडियन पेशेंट्स हैं वो कभी भी उनकी जो मसल हेल्थ होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। और अगर आप उनके मसल पर वर्क करते हो, उनके थोड़े डाइट, उनको विटामिन डी की तरह आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो मेजरली अगर आप उनको टाइम पे उनकी एक्सरसाइज, उनकी अलाइनमेंट को थोड़ा सा देख लेते हो, उनको एक गेट ट्रेनिंग जिसको वॉकिंग ट्रेनिंग बोलते हैं, उनको बताते हो कैसे चलना है, कैसे अपने पैटर्न को सुधारना है, या आपके पास आजकल टेक्नोलॉजीज भी है, जैसे आपके पास क्लासिकल लेजर है, आपके पास इंटरफेरेंशियल थेरेपी होगी, आपके पास कुछ इस तरह की अल्ट्रासोनिक या आप अपना शॉक यूज करते हैं, और आपके पास जो एक्सरसाइज की जो एक मतलब करवाने की जो आपकी एक स्किल है, अगर आप उसको रिप्लेस करते हो, तो मुझे लगता है कि मोस्टली आपके 90 to 95% पेशेंट्स जो है आपके, वो आपके फिजियोथेरेपी से ही बेटर हो सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर वो कहीं इस तरह की प्रॉब्लम से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको जो भी नियर बाई अपना फिजियोथेरेपी सेंटर या जो भी कोई हॉस्पिटल में आजकल फिजियोथेरेपी देखी जाती है, तो वहां पर दिखाएं और एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज इज द मेडिसिन, एक्सरसाइज इज द रियल मेडिसिन फॉर योर प्रॉब्लम। और एक्सरसाइज से आपको कितना भी लंबा करो, आपको कोई साइड इफेक्ट्स होने की जरूरत नहीं है, और जितना आप इसको करोगे उतने आपके घुटने, आपकी मसल हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी और आपको जो तकलीफ है वो कम होगी। ये बात डॉक्टर जुल्फी ने बहुत अच्छी कही कि एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे हमारे शरीर को कुछ नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है, बट इसके लिए भी थोड़ा सा ओवर एक्सरसाइज नहीं करना। एक गाइडेंस के अंदर आप जो भी करें, हमेशा एक एक्सपर्ट से डालिए, एक गाइडेंस के अंदर आपने एक अपना प्रोटोकॉल बनाना है, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनानी है, और ये करें तो वो आपको फायदा कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई चीज एक्सेस करें तो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर इमाम जुल्फी। आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बट एंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी कोई एडवाइस है, कोई टिप्स हैं या कोई प्रिकॉशंस हैं या कोई टिप्पणियां हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे, जिससे कि उन्हें फायदा हो सके, जिससे कि उनको आराम आ सके, जिससे वो इस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसे प्रिवेंट कर सके। देखिए, जहां तक कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का सवाल है, मेजरली मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके नीज को, आपके घुटनों को ज्यादा अफेक्ट करता है। तो मेजरली हमारे पास घुटनों के केसेस आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो फ्लोर पर ना बैठे, वो इंडियन टॉयलेट यूज ना करें, और वो हमेशा अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और अगर तो उनको पेन एंड स्वेलिंग ज्यादा है तो वो हमेशा अपना आइस पैक भी यूज कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि पेन और स्वेलिंग इतनी ज्यादा नहीं है, बट वो रिलैक्सेशन और हीलिंग की तरफ देखना चाहते हैं, तो वो अपना हार्ट फर्मेंटेशन यूज करें। और कन्वेंशनली मैंने देखा है कि हम इंडियंस में जो है कि हीट का ज्यादा रोल है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो हमें हीट ही ज्यादा फायदा करती है। लेकिन हीट भी आपको 15 से 20 मिनट यूज करनी एट अ टाइम, आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। और रही एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज जो है आपकी, ये 5-6 तरह की एक्सरसाइज होती है, और आगे हम आपके लिए उसके लिए एक वीडियो भी बनाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है। और उनको आपने यूजुअली 2 बार ही करना है। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेज 3 और स्टेज 4 है, तो आप सुबह एक बार ही, शाम एक बार ही एक्सरसाइज करें, और हफ्ते में 5 दिन करें। और हमेशा ये रेशियो जो है वो 5:2, 5 बार ही करनी है, 2 बार ही नहीं करनी है। और इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखिए। ये नहीं कि आपने 2 महीने एक्सरसाइज की, आप ठीक हो गए और आपने एक्सरसाइज बंद की। नो,
जहां आपकी पेन आप ठीक होने का आपको एहसास होता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना चाहिए, आपको वेट्स यूज करने चाहिए, आपको थेरापी यूज करना चाहिए, सो दैट आपके मसल्स और स्ट्रांग हो और आपकी प्रॉब्लम एकदम प्रिवेंट हो और आपकी प्रॉब्लम ना बढ़े। तो ये मेरे सुझाव हैं, ये मेरी टिप्पणियां हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की आपको और भी प्रॉब्लम फेस होती है तो श्योरली हमारे जो हमारे चैनल में आपके एक सब्सक्राइब बटन होगा या कोई भी कमेंट होगा वो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि दूसरे सीरीज में हम उसके ऊपर भी कुछ चर्चा कर सकें। थैंक यू डॉक्टर एमआर जुल्फी। थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी इंसाइटफुल। आई एम श्योर इससे हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा एंड इस यूट्यूब सीरीज के माध्यम से हम एक हेल्दी कम्युनिटी, एक हेल्दी इंडिया बना पाएंगे, जो डॉक्टर एमआर जुल्फी का एक विजन है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद मोर एक्सरसाइजेस, मोर प्रिकॉशंस एंड आपको कैसे इसे मैनेज करना है उसके बारे में हम डॉक्टर एमआर जुल्फी से बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मस्त रहिए। थैंक यू।